बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री के हवाले से बात हमने की थी। आप लोगों को सिखा दी थी डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो हमने कहा दो किस्म की एंट्रीज पॉसिबल हैं, या तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दें, या दूसरे केस में क्या था, एसेट क्रेडिट कर दें। तो हमने कहा ये दोनों अप्रोचेस थे। एक को हमने कहा हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। तो जब भी आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिखाई दे रिक्वायरमेंट के अंदर, तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ही फॉलो करेंगे और आपकी पहली तरजीह यही अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और अप्रोच एग्जाम में आ जाती है, वो भी एग्जामिनर पूछ रहा होता है। उसको हम बोलते हैं अकाउंट मेंटेन करने की कौन सी अप्रोच, डब्ल्यूडीवी अप्रोच। जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं डब्ल्यूडीवी पर, तो फिर हर साल के एंड पर जो बैलेंस शीट बचता है अकाउंट में, वो डब्ल्यूडीवी के बराबर होता है। और उस केस में हम एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। तो ये आपको अच्छी तरीके से दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इनको समझिएगा और देखिएगा। सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप डेप्रिसिएशन का अलग से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए नंबर वन आप देखें, मेथड ऑफ अकाउंट या अप्रोच टू मेंटेन अकाउंट। सही है। यानी सबसे पहले आप देखिए जनाब, एग्जामिनर मुझसे कौन सा अकाउंट मांग रहा है। क्या एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा है? अगर मांगा है तो इसका मतलब क्या है, मैं कौन सी वाली अप्रोच फॉलो करूंगा, सब बताइए। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, उसमें एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे अलग से बनाऊंगा और उसका कॉन्ट्रा अलग से बनाऊंगा। तो सबसे पहला किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपने आप से पहला सवाल क्या करना है कि मुझे इस केस में अकाउंट कौन से वाले तरीके पे बनाना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच पे बनाना है या डब्ल्यूडीवी अप्रोच पे बनाना है, यस और नो। रिक्वायरमेंट पढ़ के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमेशा क्वेश्चन शुरू कहां से करना है, रिक्वायरमेंट से। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ ली तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपसे एग्जामिनर क्या मांग रहा है। क्लियर बेटा, पहली बात। अच्छा, उसके बाद नंबर टू, अब आप जाए देखें कि भाई आपसे एग्जामिनर क्या मांग रहा है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन पढ़कर कि आपने एसेट को कौन से मेथड से डेप्रिशिएट करना है। स्ट्रेट लाइन से करना है, आरबीएम से करना है, एसवाईडीएम से करना है, यूपीएम से करना है, पीएचएम से करना है, सो ज्यादातर दो कॉमनली मेथड, जो कॉमन मेथड है वो यूज होते हैं ना बेटा, स्ट्रेट लाइन और आरबीएम। तो ये वो सवालात हैं जो आपने अपने आप से करने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। नंबर वन, अकाउंट कौन से तरीके पे मेंटेन होगा। नंबर टू, डेप्रिसिएशन कौन से तरीके पे चार्ज की जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है। तो यहां पर सवाल क्या बना, मेथड ऑफ अकाउंट, कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो कॉमन है, स्ट्रेट लाइन मेथड और आरबीएम, कॉमन बात लिख दी है मैंने। अच्छा, अब एक तीसरा सवाल है अपने आप से, वो भी आप कीजिएगा अपने आप से। वो क्या है? वो है पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन।
फुल ईयर पॉलिसी और फ्रैक्शनल पॉलिसी। अब ये क्या चीज है बेटा, फुल ईयर पॉलिसी या फ्रैक्शनल पॉलिसी, ये किस चीज का नाम है भाई, ये क्या चीज है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर पर, ओके, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2018, आपने एक मशीन खरीदी है जुलाई के महीने में, तो जरा बताइए पहले अकाउंटिंग पीरियड में वो महीने वो मशीन जो है कितने मंथ से इस्तेमाल हुई? पहले अकाउंटिंग पीरियड में वो मशीन कितने मंथ इस्तेमाल हुई? भाई सब लोग रिस्पॉन्स दें। 6 मंथ्स। एक सवाल है, पहले अकाउंटिंग पीरियड में इस मशीन पर कितने मंथ्स की डेप्शन चार्ज होनी चाहिए, पूरे साल की या 6 महीने की? टेक्निकली देखा तो 6 महीने की होनी चाहिए, लेकिन इसमें पॉलिसी है कंपनी की, एक कहलाती है फुल ईयर पॉलिसी। तो अगर कंपनी क्या फॉलो कर रही हो, बिजनेस क्या फॉलो कर रहा हो, फुल ईयर पॉलिसी, 6 महीने इस्तेमाल होने के बाद भी हम इस पे कितनी डेप्शन चार्ज करेंगे? पूरे साल की। और अगर हम कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो? फ्रैक्शनल पॉलिसी, प्रोरेटा पॉलिसी, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, तो फिर हम जितना यूज किया उतनी डेप्शन चार्ज करेंगे 6 महीने की। यानी एक पॉलिसी ये है कि एक एसेट साल की किसी भी हिस्से में आ जाए, चाहे साल के स्टार्ट पर आए, चाहे साल के बीच में आए, चाहे साल के एंड के करीब आ जाए, अगर वो अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है, उसको आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फिर आप उस पर चार्ज करते हैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन। ऐसी पॉलिसी का नाम क्या है? फुल ईयर पॉलिसी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साल का जितना हिस्सा आपने इस्तेमाल किया है सिर्फ उतने हिस्से की आप चार्ज करें डेप्रिसिएशन, तो फिर मतलब क्या होगा? फिर आप कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे? ये तो नॉर्मल बात करें ना जनाब, अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितने मंथ्स का है? ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सिचुएशन में बात की जा रही है, ठीक है। 4 महीने का तो 4 महीने की डेफिनेट चार्ज करें ऑब्वियसली अकाउंटिंग पीरियड। तो फुल ईयर पॉलिसी और फ्रैक्शनल पॉलिसी, ठीक है। तो एक पॉलिसी फुल ईयर है और एक पॉलिसी कौन सी है? फ्रैक्शनल है। ये दोनों पॉलिसीज क्लियर है। अब उसके बाद, अच्छा, क्वेश्चन अगर आपको कुछ ना बताए, भाई सबको क्लियर है फुल ईयर पॉलिसी? एक चीज लिख देता हूं मैं, एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए नोट कर लें भाई, ये क्या चीज है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे काम आएंगी, इनको अच्छी तरह क्या कर लें, फिट कर लें। फुल ईयर पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल हम एसेट परचेज करते हैं, फुल ईयर डेप्रिसिएशन, बट नो डेप्रिसिएशन in the year of disposal. Number 2, fractional policy, ठीक है जी। इसके और नाम भी हैं, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन
is based on number of months used। ठीक है जी। तो अब क्या मतलब इस बात का भाई, देखें मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल अभी लिया हमने। आपने एक एसेट परचेज किया है 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को जब आपने एसेट परचेज कर लिया है बेटा, तो ईयर एंड आपका 31 दिसंबर है, तो कितना वक्त हुआ, 6 महीने। अगर पॉलिसी कौन सी है आपकी फुल ईयर, तो आप फिर भी चार्ज कर दें पूरे साल की डेप्रिसिएशन। और अगर आपकी पॉलिसी कौन सी है फ्रैक्शनल, तो फिर आप चार्ज करें 6 महीने की डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगला साल होते ही उस एसेट को पूरा साल मिलेगा, उधर तो सवाल ही पता नहीं होगा। मतलब यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड अगर 2019 है और वो एसेट उसमें कहीं चला नहीं गया, यानी आपने बेच नहीं दिया, डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया, तो फिर तो अगले अकाउंटिंग पीरियड तो पूरा साल ही चलेगा। मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का तो मसला ही नहीं है, मसला तो उस पहले साल का जिस साल में एसेट पूरा साल अवेलेबल नहीं था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जरा इनको समझ लें, ये हमें बहुत काम आने आगे। यानी पहले साल जुलाई में एसेट आया, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में ये एसेट अवेलेबल था 6 महीने। तो सवाल क्या है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, पूरे साल की चार्ज कर रहे हैं तो फुल ईयर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। अगले साल तो है ही फुल ईयर, 19 भी फुल ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 20 भी फुल ईयर है। अब फर्ज कर लें जनाब कि जो चौथा साल है उसमें आपने 30 जून को ये एसेट बेच दिया, यानी ईयर एंड से 6 महीने पहले बेच दिया। तो आप क्या करें, अगर फुल ईयर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो आप चूंकि फर्स्ट ईयर में पूरे साल की डेप्शन चार्ज करके आ गए थे, तो फिर आपको ईयर ऑफ डिस्पोजल के अंदर जाते वक्त एसेट के ऊपर कोई डेप्शन चार्ज नहीं करनी। तो ये एक फुल ईयर पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है, इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन बट नो डेप्शन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल एसेट रिटायर हो जाएगा, जिस साल एसेट डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जिस साल एसेट बेच दिया जाएगा, उसमें अगर साल का कोई हिस्सा एसेट इस्तेमाल हुआ है, तो फिर उस साल आप कोई डेप्शन चार्ज ना करें। क्यों? क्योंकि जिस साल आपने इसको परचेज किया था, हो सकता है उस साल में आप उस पर इजाफी डेप्शन चार्ज कर चुके हो। तो ये चीज कंपनसेट हो जाएगी, मतलब तकरीबन ये चीज बैलेंस हो जाएगी। इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ठीक है। और फ्रैक्शनल पॉलिसी क्या है, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड। जितने मंथ्स आपने यूज किए हैं उतने चार्ज करें। मतलब अगर आपने ईयर ऑफ परचेज में 6 महीने इस्तेमाल किया, तो 6 महीने की डेप्शन चार्ज करें। अगर ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी आपने 6 महीने इस्तेमाल करके बेच दिया, तो फिर जितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ उतने हिस्से की पहले डेप्शन चार्ज करें, फिर क्या करें, उसको डिस्पोज ऑफ करें। हाँ बेटा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये बातें मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहले तो इन चीजों को दिमाग में फिट कर लें बेटा, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। भाई सबसे पूछ रहा हूँ, हर बंदा बता दे, मुझे जवाब दे दे प्रॉपर, ठीक है ना? तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में कितने सवाल आने चाहिए? 3। इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने का तरीका क्या होगा? नंबर 2, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? नंबर 3, पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी? ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई होगी। नाउ अब आगे वैरायटी क्वेश्चन की आपके सामने है। 10.2 सॉल्व करना है तो बोल दे, कर देता हूँ सॉल्व, वरना 10.3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए 10.3 क्वेश्चन क्या है? 10.3 क्वेश्चन है सोफे। सोफी के नाम से क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब लिखा हुआ क्या है जनाब? सिंस ही कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010, उसने बिजनेस कब शुरू किया? रिस्पॉन्स दे बेटा। उसने बिजनेस कब शुरू किया? 2010 में। तो उसका अकाउंट, पहला अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा? 2010 होगा। अगर ईयर एंड दिसंबर पे करता है वो, तो पहला अकाउंटिंग पीरियड 2010 होगा। तो उसने अपना बिजनेस शुरू किया 2010 में। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है आपसे एग्जामिनर जो है वो उस अकाउंटिंग पीरियड को
रिक्वायरमेंट के तौर पर मांगे जिसमें बिजनेस शुरू हुआ हो, तो बीच में तो कोई सी भी अकाउंटिंग पीरियड दे सकता है आपको। तो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। अच्छा, ये हम करते हैं साथ साथ समझते हैं इन तमाम बातों को। अच्छा देखिएगा, since he commenced business on 1st January 2010, Sophie has purchased for cash the following 3 machines. जब से उसने बिजनेस शुरू किया है उसने ये मशीन खरीदी हैं। सोन पहली मशीन कब परचेज की? फर्स्ट मशीन, मशीन 1। बोलिए, तो क्या सोफे मशीन का डीलर है? अगर डीलर होता तो फिर ये इसकी इन्वेंट्री होती है ना बेटा। यहाँ तो डीलर वाली कोई बात नहीं है। हम तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। तो इसका मतलब ये मशीन वो खरीद रहा है अपने यूज के लिए, ना कि बेचने के लिए। यस और नो? इस तरह बॉब जो था वो मशीनरी का डीलर था, मशीनरी का डीलर था ना बॉब, उसके लिए मशीन इन्वेंट्री थी। लेकिन सोफे मशीन यूज कर रहा है, उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। मशीन 1 जनवरी 2010 कितनी कॉस्ट है? 4200। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 25%। अब ये 25% किस पे लगाना है ये भी बताया नहीं गया, देखते हैं। अच्छा, मशीन 2 परचेज की 17 अप्रैल 2011 को, कितनी बेटा? 5000 की। क्या कॉस्ट है? 30%, सॉरी क्या रेट है? 30%, कॉस्ट 5000 रुपए। फिर मशीन 3 परचेज की 11 जुलाई 2012 को, और 3500 कॉस्ट है, और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 35%। अभी हमें रेट मिल गया, लेकिन अभी ये नहीं पता यार ये रेट जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला है या आरबीएम वाला है, और हमें डेट्स भी मिल गई हैं। तो अगर हम डेट्स पे गौर करें तो 20 जनवरी का मतलब क्या है? पहले साल में तो जनवरी के महीने में मशीन आ गई है, तो कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में, जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल में, मतलब सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के तकरीबन 3 महीने खत्म होने के बाद, 3 महीने से ऊपर वक्त है। और जो थर्ड मशीन है वो तीसरे अकाउंटिंग पीरियड में जुलाई 11 जुलाई को आ रही है, 6 महीने गुजारने के बाद। सही है बेटा? तो अब देखते हैं भाई एग्जामिनर क्या बोलता है सवाल में। अच्छा, पहले हम एक काम कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट जब हम पढ़ लेंगे रिक्वायरमेंट तो हमें एक बात तो क्लियर हो जाएगी। वो कौन सी बात होगी बेटा? कि अकाउंट बनाने की हमारी अप्रोच कौन सी है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बनाना तो है। अब मशीनरी अकाउंट किस पे बनाए? कॉस्ट पे बनाए या डब्ल्यूडी पर? ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अगला जो अकाउंट है वो आपको क्लियर कर रहा है, एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? मशीन अकाउंट किस पे बनेगा? कॉस्ट पे बनेगा। ठीक है, शोइंग द चार्ज टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईच ईयर। और वो अक्यूमुलेशन अकाउंट ये भी शो करेगा ना कि पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो रही है, क्योंकि एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जो इफेक्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा उसका रेफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा ना। तो यानी कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये भी दिखा देगा कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को कितने से डेबिट कर रहे हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा नहीं गया आपसे, आपसे 2 अकाउंट मांगे गए हैं। कौन से? मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रैक्टिकली तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, लेकिन इधर रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद शो द रेलेवेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट, और हर साल के एंड पे एसएफ भी दिखाइए ताकि पता लग सके हर साल के एंड पे कितना बैलेंस जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और नो? तो क्या ये क्वेश्चन रीड करके अब तक यहां तक हमें अकाउंट बनाने की अप्रोच क्लियर हो गई बेटा? कौन सी अप्रोच है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। यस और नो? और हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में डेप्रिसिएशन की एंट्री हम क्या बनाते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा जी, अब उसके बाद अब यहां पर जरा देखते हैं। अब हमारा अगला सवाल क्या होगा? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और पॉलिसी। Sophie's policy is to charge what? A full year's depreciation in the year of purchase, irrespective
of the date of purchase. हाँ जी, जवाब दे बेटा। तो अकाउंट बनाने की अप्रोच क्लियर हो गई, यस और नो? आपको पॉलिसी क्लियर हो गई, और अब मेथड ऑफ डेप्शन की बारी है। द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। यूज व्हाट? आरबीएम। तीनों सवाल के जवाब मिल गए। अब एक चौथा सवाल भी है जो अंडरस्टूड है, हिडन है, वो तो हर जगह जरूरत पड़ती है हमें उसकी। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू 31 दिसंबर ईच ईयर। हमारा ईयर एंड क्या है? तो ऑब्वियसली अगर स्टार्ट जनवरी से हुआ तो ईयर एंड क्या होना चाहिए बेटा? 31 दिसंबर ही होना चाहिए ना। तो आपसे 3 साल की अकाउंटिंग पूछी गई है जर्नल लेजर की फॉर्म में। जर्नल लेजर में आप क्या दिखाओगे? मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर आपसे मांगे जा रहे हैं उसके एसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स। जवाब दीजिए बेटा। तो हमने कहा कोई इशू नहीं है, हो जाएगा सॉल्व। आपने कहा सोफे, जनरल लेजर, अकाउंट ओपन किया आपने, ठीक है। दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया। मशीनरी अकाउंट, और ये मशीनरी का accumulated depreciation अकाउंट। ईयर कौन सा है आपका? 2010। पेपर के अंदर आपका सोल्यूशन स्पेस फ्रंट पे होगा, सोल्यूशन पहले होगा, और उसकी वर्किंग्स जो होंगी वो बाद में। सबसे पहले आपने क्या किया? पहली मशीन परचेज किया आपने कब? 20 जनवरी। 4200। ऐसे ही बेटा, जवाब दें। तो 20 जनवरी को एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट 4200 से, कैश या बैंक क्रेडिट 4200 से, और 31 दिसंबर
तो ये अमाउंट क्या बन जाएगा आपका बैलेंस शीट, $4,200। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आ जाए 31 दिसंबर पर। और चार्ज कर दें डेप्रिसिएशन। आपने एंट्री क्या बनाई, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, जिसका इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और ये अचीवमेंट डेप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो आपने यहाँ पे डेप्शन एक्सपेंस का रेफरेंस दिया क्योंकि ये डेबिट हो रहा है और ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ वर्किंग का रेफरेंस दे दिया। वर्किंग का मतलब क्या है कि आपको एक वर्किंग परफॉर्म करनी है डेप्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जरा देखिएगा प्लीज। हम यहाँ लिखते हैं वर्किंग, ऊपर छोटा सा स्पेस मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मेरी एक रिक्वायरमेंट और भी फॉलो होनी है। और वर्किंग्स लिखा मैंने यहाँ पर, और वर्किंग नंबर 1 इसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ एग्जामिनेशन में टू फाइंड व्हाट डेप्रिसिएशन, और जहाँ जहाँ डेप्शन में चार्ज करूंगा वहां मैंने इसका रेफरेंस दे दूंगा कि भाई अगर किसी को देखना हो कि ये डेप्शन कैसे आ रही है तो वर्किंग रेफर कर। सबसे पहले 2010 की डेप्रिसिएशन। 2010 में आपके पास एक ही मशीन है, जवाब दें बेटा। मशीन 1 क्या कॉस्ट है उसकी, 4,200। उसका रेट ऑफ डेप्शन कितना है, 25%। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.25। देखिए, आप जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी एसेट की कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेट जिस तरह आप प्रिंसिपल को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट रेट पर एनम होता है ना, इस तरह डेप्रिसिएशन का रेट भी पर एनम ही होता है। तो किसी भी एसेट की कॉस्ट को या जो भी उसके WDV है उससे रेट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आंसर 1 साल के बराबर होता है। तो अगर आप फुल ईयर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप पूरा आंसर ले लें। क्या आंसर आया बेटा बताइए। 1050, यस और नो, जवाब दीजिए। ये आ गई आपकी पहले साल की डेप्शन। इसकी एंट्री बनी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 1050 से, अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट 1050। ये बन गया आपका 31 दिसंबर पर बैलेंस शीट। 1050। ठीक है, जवाब दीजिए बेटा। सही है। ये पहला साल क्लोज हो गया, अगला साल शुरू करेंगे। अगला साल 2011 है, और 2011 में जनवरी 1 को क्या हो रहा है, बैलेंस BD। एक मशीन हमारे पास पहले से मौजूद है, इस साल हम एक और मशीन खरीदने जा रहे हैं। मशीन है तो उसका अकाउंट मतलब एक क्लास का अकाउंट एक ही बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी उसका अकाउंट एक ही होगा, फर्नीचर फिक्चर उसका अकाउंट एक ही होगा, भले उसमें कितने ही प्लांट एंड मशीनरी क्यों ना आ जाए। मशीन 2 आपने परचेज की 17 अप्रैल 2011 को, कॉस्ट क्या है उसकी 5,000। तो आपने यहाँ लिखा 17 अप्रैल
मशीन 2 की परचेज की एंट्री रिकॉर्ड की, मशीन अकाउंट डेबिट किया, कैश या बैंक क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 5,000 से। अब जब ये साल खत्म हो रहा है तो ये साल खत्म होने पर इस मशीन अकाउंट में 2011 के एंड पर जो बैलेंस शीट मौजूद है वो एक मशीन का नहीं, वो 2 मशीन का है। कितने से? 9,200। रिस्पॉन्स दे बेटा, रिस्पॉन्स दे सब लोग। नहीं, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है वैसे। इसके लिए हमारे पास एक और चीज होती है प्रैक्टिकली, जिससे हमें पता लग जाता है कौन सी मशीन की कॉस्ट क्या है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये बैलेंस शीट आ गया आपके पास 9,200। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पर आपको चार्ज करनी है इस साल की डेप्रिसिएशन। अब 2011 के स्टार्ट पर बैलेंस बीडी आ रहा है 1,050। ठीक है जी। और अब चार्ज करनी है आपने 2011 की डेप्रिसिएशन। अब मशीन 1 तो एक साल गुजार चुकी है ना बेटा, यस और नो बताइए। मशीन 1 एक साल गुजार चुकी है, मशीन 2 के लिए बिजनेस का दूसरा साल है लेकिन मशीन 2 का पहला साल है, यस और नो? ये बात पिक करें। बिजनेस का दूसरा साल है, मशीन 2 का पहला साल है। तो मशीन 2 का अगर पहला साल है तो मशीन 2 पे तो रेट लगेगा कॉस्ट पर, लेकिन मशीन 1 पे जो रेट लगेगा ना वो किस पे लगेगा? WDV पर। यस और नो बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, तो अब क्या करोगे आप? या तो आप 4,200 में से 1,050 माइनस कर लोगे, जवाब दो। या फिर आप 4,200 को मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से। क्यों? क्योंकि 4,200 का 25% पिछले साल निकल गया, तो जो बचा वो 75% और आपने इस साल डेप्शन चार्ज करनी है उस WDV पर। कल ये बात सिखाई आपको बेटा? बताओ क्या आंसर आता है? आंसर बताओ बेटा। आंसर तो बताओ। 787। चलो इसको 788 कर देना हूँ करके। सही है। ओके जी। अच्छा, अब चार्ज करनी है साथ साथ मशीन 2 की डेप्रिसिएशन। तो मशीन 2 का तो ये पहला साल है ना, इस पे रेट लगेगा कॉस्ट पर, और इसका रेट अलग है, 30% है। 5,000 का 30%। क्या आंसर आया? 1,500। और पूरे साल की डेप्शन निकाल रहे हैं हम बेटा, भले ये मशीन कब आई? अप्रैल में, क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या थी? फुल ईयर। जवाब दें, बताइए कितना सम हुआ? सम कितना हुआ? सम 788 प्लस 1,500, 2,288। इतने से डेप्शन चार्ज कर दें 31 दिसंबर को। आपने एंट्री पास की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस के अकाउंट में, और ये अकाउंट कौन सा है? एक्यूमुलेटेड डेप्शन का। ये क्रेडिट किया आपने 2,288।
टोटल कर दें इसको बेटा, और दोनों का सम जो है वो क्या बन जाएगा आपका बैलेंस सीडी। दो 2011 31 दिसंबर बैलेंस सीडी 3338। ठीक है जी, जवाब दें बेटा, आप सबसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 2012 शुरू हो जाएगा। 2012 के स्टार्ट पर 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस बीडी कितना है? कितना है? 9200 है। जवाब दें बेटा। अब फिर जुलाई के मंथ में क्या हो रहा है? 11 जुलाई को 3500 का एडिशन हो रहा है मशीन 3 की शक्ल में, और इसका रेट है 35%। तो तीनों मशीन का रेट ऑफ डेप्शन अलग अलग है। ये भी एक प्रॉब्लम है छोटा सा। तो क्या करेंगे आप? आपने लिखा यहाँ पर 11 जुलाई, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया 3500 से, और 31 दिसंबर को ये अकाउंट आपका बन गया बेटा बैलेंस सीडी 9200 प्लस 3500। बताओ बेटा जल्दी से। 9200 प्लस 3500 12700। अच्छा जी, अब 2012 1 जनवरी बैलेंस बीडी 3338। अब चार्ज करनी है इस साल की डेप्रिसिएशन, जो कि मशीन 1 पे भी चार्ज होगी, मशीन 2 पे भी चार्ज होगी, मशीन 3 पे भी चार्ज होगी। यस और लेकिन मशीन 1 का ये दूसरा साल है, सॉरी मशीन 1 का ये तीसरा साल है, मशीन 2 का ये दूसरा साल है, और मशीन 3 का ये पहला साल है। यस सर। तो मशीन 1 की हमें डब्ल्यूडीवी चाहिए 2 साल के एंड वाली, 30 साल के स्टार्ट वाली। तो हमने कहा 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। जैसे आप 4200 को 0.75 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो डब्ल्यूडी मिल जाएगी जो मशीन 1 की कॉस्ट में से 1050 और 788 माइनस करने के बाद आएगी। उस पे लगाते हैं आप रेट 25%। समझे बात को बेटा? 591 लिख दें इसको आप। अच्छा जी, मशीन टू जो है लास्ट ईयर सिर्फ 30% डेफिसिट हुई थी कॉस्ट पर, तो इस साल जो इसकी डब्ल्यूडीवी है जो कि लास्ट ईयर कॉस्ट का 70% के बराबर थी, तो पहले निकालें आप इसका 70% ताकि मिल जाए आपको डब्ल्यूडीवी जो कि ऑब्वियसली आएगी 3500। तो 5000 में से 1500 निकालने के बाद डब्ल्यूडीवी 3500 है, उसका चाहिए अब आपको कितना? 30%। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? याद रखिएगा हम आरबीएम फॉलो कर रहे हैं। यस और नो? तो 3500 का 30% कितना बना? 1050। जवाब दीजिएगा बेटा। और फिर मशीन 3 है जिसका ये पहला साल है, और इस पे जो रेट लगना है पहले साल किस पे लगना है? कॉस्ट पे लगना है। कितना रेट है इसका? 35%। तो 3500 का 35% कितना बना?
1225। सम कितना हुआ? 1225, 1050, 591, 2866। यस। इससे एंट्री बनी डेबिशन एक्सपेंस डेबिट, डेबिशन एक्सपेंस के अकाउंट में टू, और अचीव डेबिशन क्रेडिट 2866 से इस अकाउंट में। और फिर आपके पास 31 दिसंबर बच गया आपके पास बैलेंस शीट 6204। ये 3 साल का अकाउंट क्या हुआ बेटा? मुकम्मल हो गया। सही है, बताइए। ये 3 साल का अकाउंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, जो रिक्वायरमेंट थी आपकी। अब एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ मैं आपसे, क्या है, अगर डेटा आपको 3 साल का दिया होता लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 2011 और 12 की होती, तो आप अकाउंट को कहाँ से बनाना शुरू करते एग्जाम में? 2010 से बनाना शुरू करते हैं या 2011 से शो करते हैं? तो पिक्चर वहां से दिखानी चाहिए एग्जामिनर को जहां से वो मांगता है। कैमरे में उतने लोगों की फोटो आनी चाहिए जिनकी फोटो आप लेना चाहते हैं। तो फिर आपको अकाउंट 2011 से दिखाना होगा, मतलब कि भाई 2011 से दिखाते हैं और ये बैलेंस बीडी से दिखाते हैं, मतलब यानी कि हमारे पास 2011 के स्टार्ट पर पहले से ही 4200 का एसेट मौजूद है, उसको माजी में हम बैलेंस बीडी इतनी डेबिशन चार्ज कर चुके हैं। तो आपको डेबिशन कैलकुलेट तो करनी होती, लेकिन अकाउंट जहां से मांगा गया है वहीं से आप बताएंगे। एग्जाम में अच्छी तरह रिक्वायरमेंट को फॉलो करें आप। ये जिस टाइम फ्रेम का अकाउंट मांगा गया है सिर्फ उतना ही बताएं, उससे आगे का या उससे पहले का आप ना बताएं। आप ये सोचें कि यहाँ बैलेंसेस क्या होने चाहिए। अच्छा, अब हर साल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा? क्योंकि एग्जामिनर से मांगे हैं, क्या मांगे? एसओएफपी एक्सट्रैक्ट मांगे। किस केस में बैलेंस शीट की डायरेक्ट वर्किंग करेंगे? कौन से केस की बता रही है आप? बीडी की, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, जबरदस्त। बैलेंस बीडी की डायरेक्ट वर्किंग करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। वर्किंग करेंगे, उसको पुट कर देंगे कि भाई यहाँ इस डेट पर इतना बैलेंस बीडी होना चाहिए। बिल्कुल सही, जबरदस्त, करेक्ट बात। ओके जी। सोफे और क्या बना रहे हैं आप लोग? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एसओएफपी के हवाले से वो बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर। अब 3 साल दिखाना है तो हमेशा जो रिसेंट ईयर है उसको फ्रंट पे रखेंगे। 2013, 2012 एंड 2011, ऐसे। ये रिपोर्टिंग कहलाती है।
और आप कोशिश करेंगे आप शुरू से क्या करें, ये स्टाइल फॉलो करें ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने, आपने जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके लिए एसेट है, तो ये एसेट साइड पे दिखाना है आपने एसएफपी के अंदर। आपने कहा एसेट्स, फिर आपने कहा नॉन करंट एसेट्स, जवाब दे बेटा। और उसमें आपके पास क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है। अब यहाँ जाएगी क्या, यहाँ जाएगी डब्ल्यूडीवी, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडीवी आप बनते हुए दिखा दें, कैसे दिखाएंगे डब्ल्यूडीवी बनते हुए आप, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ईयर्स हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर दें कॉस्ट, यानी कॉस्ट का बैलेंस शीट, लेस कर दें अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस शीट, जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यूडीवी के। तो असल में दिखानी डब्ल्यूडीवी होती है, लेकिन खैर आप यहाँ पर कॉस्ट में से लेस करें, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब दोनों अकाउंट से बैलेंसेस कहाँ जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो मशीन अकाउंट से पहले साल के एंड पर कितना बैलेंस भागा जा रहा है, कहाँ पर, एसओएफपी में 2011 के एंड पर 4200। हमने कहा हमारे पास मशीन अकाउंट में कॉस्ट का बैलेंस 4200 है, लेकिन क्योंकि अब तक हम इस 4200 में से 1050 को कंज्यूम कर चुके हैं, तो 1050 का कॉन्ट्रा हमने क्या कर दिया, उससे मैच कर दिया। तो कितनी डब्ल्यूडीवी गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नेट कर दें 3150। तो हमें डब्ल्यूडीवी दिखानी है एसओएफपी के अंदर, वो 3150। सही है बेटा। अगले साल के एंड पे कॉस्ट का बैलेंस शीट क्या है, 9200। और 9200 में से हम जो अब तक बैलेंस कंज्यूम कर चुके हैं पिछला साल और इस साल मिलाकर, उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्या है, 3338। अगर अकाउंट मेंटेन होता ना किस पर, डब्ल्यूडी पर, तो ये जो नीचे नेट अमाउंट आ रहा है यही हमारा बैलेंस शीट ही होता। यस और बताइए। 9200 में से 3338 क्या कर दें, माइनस कर दें 5862। ठीक है जी। उसके बाद फिर से बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट बताइए, कॉस्ट का बैलेंस शीट फिर क्या है, 12700। और इसमें से हम अब तक 6204 तक का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर चुके हैं। नेट अमाउंट निकाल, क्या है नेट अमाउंट, 6496। जी आपके पास क्या हो गया, एसएफपी का एक्सट्रैक्ट बन गया, जो ये शो कर रहा है कि कितनी डब्ल्यूडीवी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आप मुझे बताइए, पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम, जवाब दीजिए।
क्लियर है? चलें, ओके, सही है, गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है, सही बात है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें, लेकिन अज्यूम करें मेथड स्ट्रेट लाइन है, मतलब यानी जो 25% रेट है ये आरबीएम नहीं है बल्कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगले जो मशीन 2 का 30% रेट है ये भी स्ट्रेट लाइन है, और जो मशीन 3 का 35% रेट है ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड पे दोबारा सॉल्व कर लें। नंबर 1 ये तो हो गया मेथड, और नंबर 2 और एक चीज और चाहूंगा कि आप अकाउंट डब्ल्यूडी पे बना के भी सॉल्व कर लें, आरबीएम से भी और स्ट्रेट लाइन से भी। जब अकाउंट आप डब्ल्यूडी पे बनाएंगे तो आपके बैलेंस शीट ही वेरीफाई होंगे, कौन से वाले डब्ल्यूडीबी के। पहले साल के एंड पर 4200 बैलेंस शीट नहीं होगा, बल्कि पहले साल के एंड पर 1050 की डेप्शन निकालने के बाद डायरेक्ट 3150 बैलेंस शीट ही होगा। दूसरे साल के एंड पर 5862 बैलेंस शीट ही होगा। तीस साल के एंड पर 6496 बैलेंस शीट ही होगा। तो ना सिर्फ आप एक तो सॉल्व करें स्ट्रेट लाइन मेथड से, बल्कि आरबीएम से भी दोबारा सॉल्व करें, और अकाउंट मेंटेन करने का तरीका कौन सा फॉलो करें, डब्ल्यूडीबी अप्रोच। क्लियर? तो बताइए कितने क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन हुए? 3 क्वेश्चन होगा ना, जबरदस्त। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे, और अकाउंट 2 तरीकों से बनाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट और डब्ल्यूडीबी अप्रोच। और आरबीएम से तो बन चुका है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, तो फिर बनाना बाकी है किससे, डब्ल्यूडीबी अप्रोच। बना लेंगे सब लोग? बताइए, कर लेंगे सॉल्व? ठीक है, तो चलें बेटा, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, फिर बात होती रहेगी आपसे इसके मुतालिक मजीद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।